हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास से हम लोग प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 2 यानी पीटीएस 2 के सॉल्यूशंस स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी पीटीएस 1 के सॉल्यूशंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो पीटीएस 1 के वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा, आप लोग उन्हें भी देख लेना। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, आप लोग इस प्ले लिस्ट को भी विजिट कर सकते हो जहां पर आपको डिफरेंट पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस प्ले लिस्ट में आपको दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट इसके भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पीटीएस 1 के सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही, अपार्ट फ्रॉम दैट रिवीजन टेस्ट सीरीज जो हमने लिया था ना, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 4 तक, वो सारे टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्लेजर टेस्ट सीरीज 12th क्लास के लिए नंबर 2 है ना। मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 एंड टाइम अलाउड दैट इज 3 आवर्स। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 2 सेक्शन एक एक नंबर के होते हैं। चलिए, उसके बाद पार्ट बी में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 यानी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले एंड 5 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वहां पे। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर वाले होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करना है तो कैसे करेंगे बच्चों? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें लगेगा बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के लिए आइलेट फॉलो कर लो। तो आइलेट फॉलो करोगे तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, समझे कि नहीं। तो x बाहर और ये साइन x का हमने स्टार्ट किया इंटीग्रेशन, माइनस हमें डेरिवेटिव लेना होता है फर्स्ट फंक्शन का, है ना। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है विद द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और फिर पूरे का भी हमें ऐसे इंटीग्रेशन लेना होता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x, ठीक है। और ये साइन x का इंटीग्रेशन दैट विल बी माइनस कॉस x, माइनस यहाँ पर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, और ये साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x आएगा, बाहर एक माइनस पहले से ही है तो प्लस कर दो। तो 1 इंटू कॉस x और ये dx तो है ही, तो दैट विल बी माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अब करोगे सो दैट विल बी साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, तो सबसे सिंपल काम ये है कि आप यहाँ पर साइन एक्स को ना टी सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो यहाँ से बनेगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स डी टी, और फिर इसके बाद यहां से आपका इंटीग्रल क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला है टी क्यूब डी टी, ठीक है। तो टी क्यूब डी टी यानी टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 1/4 साइन एक्स की पावर 4, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलना। तो क्वेश्चन 1 के दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, आपको तो पेपर में कोई सा भी एक सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, हमें चेक करना है इफ द फंक्शन डिफाइंड एज दिस इज 1 1 और नॉट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वी विल टेक x1 एंड x2 फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे फंक्शन के डोमेन से, डोमेन यहाँ पर n यानी नेचुरल नंबर है। इसके बाद हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं बच्चों कि इन दोनों इनपुट्स पे अगर फंक्शन के आउटपुट्स सेम हैं यानी इक्वल हैं, तो क्या ये इनपुट्स भी सेम है, ये हम चेक करने वाले हैं। तो f ऑफ x1 का मतलब बनेगा 2 + 3 टाइम्स x1, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 2 + 3 टाइम्स x2, ठीक है। अब दोनों तरफ से ये 2 तो कैंसिल हो रहा है, राइट। इसके बाद जो बचेगा उसमें जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, तो ये होगा 3x1 इक्वल्स 3x2, दैट मीन्स ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ से, है कि नहीं। एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद ओनली x1 इक्वल्स x2। मतलब अगर आउटपुट सेम है जिन पॉइंट्स पे, तो वो पॉइंट्स भी सेम होंगे यानी इनपुट भी सेम होंगे। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि फंक्शन f क्या है आपका, तो फंक्शन f आपका 1 1 फंक्शन है बच्चों, ठीक है। तो बस ये काम भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा, सबसे पहला काम तो ये करो आप लोग कि यहाँ पर इसे ऐसे लिख लो, है ना। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा।
यानी यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस तरीके से, तो ये बनेगा इस तरीके से, तो ठीक है, डन। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेशन, तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर x ओवर log ऑफ 3, ln 3 लिख दिया मैंने, दिस विल बी 3 की पावर y ओवर ln ऑफ 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जानबूझ के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं c ओवर ln ऑफ 3 लिखूंगा। भाई c भी कांस्टेंट है, ln ऑफ 3 भी कांस्टेंट है, तो c अपॉन ln ऑफ 3 भी कांस्टेंट होगा। तो ये लिखने का मेरा मोटिव बस यही था बच्चों कि अगर दोनों तरफ मैं ln ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी विल बी हैविंग दिस आंसर एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन 4 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या बोला हुआ है कि हमें डायरेक्शन कोसाइन लिखना है फॉर अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक सिंपल सी बात क्या होती है बच्चों कि कोई भी लाइन जब इक्वल एंगल बना रही होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो बेसिकली जो एंगल्स होते हैं ना, विद एक्स एक्सिस अल्फा, विद वाई एक्सिस बीटा, विद जेड एक्सिस गामा, तो ये एंगल इक्वल बोल दिए तो इनको हम थीटा मान लेंगे ऐसे। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ से हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होता है बच्चों। यहाँ पर क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल हैं, तो दिस विल गिव अस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आई कि नहीं? भाई अल्फा बीटा गामा की जगह थीटा रख दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ से बनेगा cos स्क्वायर थीटा एज इक्वल टू 1/3, therefore cos थीटा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। बात समझ आ रही है? तो cos थीटा मतलब cos अल्फा भी आ गया और cos बीटा भी आ गया, है कि नहीं, एंड cos गामा भी आ गया, तीनों इक्वल ही आ गए ना बच्चों, तो प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा भाई, तो डीसीज ऑफ द लाइन विल बी प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√। बात समझ आ रही है सभी को? डन। ठीक है, अब इसका एक अल्टरनेटिव भी है तो उसको भी देख लेते हैं। तो अल्टरनेटिव में क्या बोला हुआ है, हमें ये लाइन का इक्वेशन गिवन है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेक्टर इक्वेशन है, हमें इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल काम है। सिंपल सा काम क्या है कि पॉइंट्स अगर आपको दिख रहे हो यहाँ पर लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है, तो ये है 5 - 4 एंड 6। ठीक है, और लाइन के डी आर्स क्या है बच्चों, तो लाइन के डी आर्स ये रहे। ठीक है, तो बस अपना काम शुरू करो, x - x1 ठीक है अपॉन 3 y - y1 यानी y माइनस ऑफ -4 यानी y + 4 हो जाएगा अपॉन b ऐसे, और z - z1 अपॉन c लिखते हैं यानी -2 आ जाएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे आप कौन सा क्वेश्चन करना प्रेफर करते हैं? मेरे अकॉर्डिंग नीचे वाला करना प्रेफर करना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 5 में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि इस सेट पे डिफाइंड है और इस तरीके से रिलेशन की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, जस्टिफाई करो अपना आंसर। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होती है कि अगर a, b, देखो हम क्या बोलते हैं कि इफ a, b एंड b, c दे बिलोंग टू द रिलेशन r, देन इट मस्ट इम्प्लाई कि a, c ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन r। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एलिमेंट को चेक करें फ्रॉम द गिवन रिलेशन, तो 1, 2 को कंपेयर कर लो a, b के साथ, नाउ दैट इज इन द रिलेशन। ऐसे ही 2, 1 को कंपेयर कर लो, है ना, b, c के साथ, समझे कि नहीं? सो दैट इज क्लियरली इम्प्लाइंग कि 1, 1 तो रिलेशन में है, और ये बात तो बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है, आप देख सकते हो अपने रिलेशन में, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, लेकिन वेट करो बेटा, वेट करो, वेट करो, ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैं इसे a, b बिलोंगिंग टू r से कंपेयर करूँ, ठीक है, एंड अब इसे b, c से कंपेयर करूँ, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलना चाहिए कि a, c बिलोंगिंग टू r। अब ये वाली बात तो नहीं है ना, 2, 2 वाला जो पेयर है वो आपके रिलेशन में कहाँ पर है, देखो ध्यान से, नहीं है ना, तो नहीं है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ आई कि नहीं? r इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है,
A bag contains 5 red and 3 blue balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, then find the probability of getting exactly 1 red ball. आपको सिर्फ एक ही रेड बॉल निकालना है, यानी 2 बॉल्स ऐसे होंगे जो कि रेड नहीं होंगे, है ना, तो फिर वो ब्लू होंगे। चलिए, तो टोटल बॉल्स कितने हैं यहाँ पे? तो टोटल बॉल 8 हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और रेड बॉल कितने हैं बच्चों? तो 5, तो और ये 3 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो टोटल बॉल्स 8 हैं। लेट मी राइट इट हेयर फॉर यू। सो दीज आर एक्चुअली टोटल बॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसके अकॉर्डिंग हमें 3 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हर बार एक बॉल कम होने वाला है। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा बेटा ऐसे बनेगा कि रेड बॉल पहले निकाल लो, इसके अलावा 2 बॉल किसी और कलर की यानी ब्लू कलर की निकल गई, या फिर पहला बॉल ब्लू फिर रेड और फिर ब्लू, या फिर पहला ब्लू फिर ब्लू और फिर रेड, ठीक है। और तो कोई केस बनेगा नहीं। अब यहां पर अगर पहला रेड बॉल निकला होगा तो वो 5 में से निकलेगा, बट टोटल 8 बॉल में से निकलेगा। लेकिन अगला ब्लू बॉल निकलेगा तो वो 3 में से, लेकिन टोटल 7 में से, फिर अगला ब्लू 2 में से, फिर टोटल 6 में से, प्लस अब फिर से ब्लू में से यानी 3 में से, 8 में से, इंटू 5 में से, 7 में से, इंटू 2 में से, 6 में से, ठीक है। प्लस 3 में से, 8 में से, 2 में से, 7 में से, एंड 5 में से, 6 में से। टोटल बॉल 6 हो जाएंगी जब थर्ड अटेम्प्ट में आप बॉल निकाल रहे होगे, थर्ड बॉल निकाल रहे होगे। तो इन सब का डिनोमिनेटर में तो क्या आने वाला है? 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे। न्यूमरेटर वाले सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो पहले में क्या आ रहा है? 5 इंटू 3 यानी 15 इंटू 2 यानी 30, अगले में भी 30 आ रहा है और अगले में भी 30 आ रहा है, यानी ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है 3 टाइम्स 30। तो 30 को मैं लिखूंगा 6 इंटू 5, समझे कि नहीं? अब ये लिखने का मेरा मोटिव ये था कि ऊपर से ये वाला देखो, ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है बच्चों? तो ऊपर बच रहा है 15 और नीचे क्या आ रहा है? तो नीचे आ रहा है 8 7 जा 56। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक अल्टरनेटिव भी दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसके अल्टरनेटिव में हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, पी ऑफ वाई की वैल्यू दे रखी है, पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ये फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ पर तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर लेंगे इस वाले को देखकर। यहाँ पर हम बोलेंगे पी ऑफ एक्स डैश ओवर वाई डैश मीन्स पी ऑफ एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश, राइट, अपॉन पी ऑफ वाई डैश। अब डिनोमिनेटर वाला तो निकल जाएगा बड़े आराम से, न्यूमरेटर में हमें इसे लिखना पड़ेगा पी ऑफ एक्स यूनियन वाई का डैश, इस तरीके से। और नीचे वाला जैसा कि मैं कह रहा था बड़े ही आराम से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों। अब न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ एक्स यूनियन वाई, और इसके बाद लगेगा फॉर्मूला जो हमने 11th में सीखा है। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 अपॉन 10 ऐसे कर दो, और ये बनेगा देखो पी ऑफ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला देखो ऐसे बन जाएगा बच्चों, राइट। और इन सभी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो चलो पुट करना शुरू करते हैं। पी ऑफ एक्स यानी 2/5, और पी ऑफ वाई यानी 3/10, और ये पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी 1/5, ठीक है बच्चों। और डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व कर लोगे तो ये बनेगा 7/10। इतना क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है। अब चलते हैं जरा न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनने वाला है? 2/5 माइनस 1/5, नाउ दैट विल बी 1/5 मीन्स 2/10 लिख सकते हो इसको, प्लस 3/10 दैट मीन्स ये बनेगा 5/10, ठीक है। तो 5/10 लिख दिया मैंने, और ये 7/10, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आने वाला है बच्चों? दैट विल बी 5/10, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वी हैव 7/10 विद अस, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से क्या बनेगा? तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से बनेगा आपका 5/7, क्योंकि ये जो 10 है और ये जो 10 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, यानी हमने अल्टरनेटिव भी सॉल्व कर लिया। वैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी पेपर में सॉल्व कराया था। कौन सा पेपर था वो, आपने देखा है क्या? अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल निकालना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो सिंपल सा फंडा है, दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना होता है, वो भी एक्यूट एंगल, तो हम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। बात समझ आ रही है? वेक्टर के लिए ये आपका वेक्टर ए बोल दो, ये आपका वेक्टर बी बोल दो, बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो। सो दैट मीन्स हम लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट हम लेंगे,
-2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ। और डिनोमिनेटर में हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो पहले वाले का आएगा 1 + 1 + 1, स्क्वायरिंग करके भी लिख रहा हूं मैं। अच्छा, और क्या आने वाला है, तो ये 4 + 1 + 1, ठीक है। और न्यूमरेटर का मॉडुलस मत भूलना, क्योंकि इसने आपसे एक्यूट एंगल पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। न्यूमरेटर में क्या होगा, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज -1। डिनोमिनेटर में ये √3 बनेगा और ये बनेगा √6। इतना क्लियर है सबको, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर क्या बनने वाला है, तो ऊपर -4 का मॉडुलस यानी +4 हो जाएगा, और नीचे √3 × √6, तो √6 को लिख लो ऐसे, √3 × √2, समझे कि नहीं। तो एक √3 पहले से है, तो ये बन जाएगा 3√2। इसके बाद अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट इट 2√2/3। देयरफॉर आपका जो एंगल बनेगा तो वो क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ 2√2/3, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन 8 जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें यहाँ पर मैट्रिसेस गिवन है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, आप इस सीकेंट थीटा को अंदर भेजेंगे और यहाँ पर इस टेन थीटा को भी अंदर भेजेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो वी आर गोइंग टू गेट सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा माइनस सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। ये तो पहले वाला मैट्रिक्स हुआ। अब दूसरे वाले में टेन थीटा को अंदर हम भेज रहे हैं, so it is giving us secant theta into tangent theta. This is 10 square theta and this is also 10 square theta and this is your negative tangent theta into secant theta। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। अब क्योंकि हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है यहाँ पर, तो हम जैसे ही डिफरेंस फाइंड करेंगे तो secant theta tan theta माइनस secant theta tan theta 0 हो जाएगा। secant square theta माइनस tan square theta मीन्स 1। फॉर्मूला secant square theta माइनस tan square theta यानी 1, माइनस ऑफ secant theta इंटू tan theta माइनस ऑफ secant theta इंटू tan theta, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, एक नेगेटिव पहले से है तो ये 0 आ जाएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया। कितने बच्चों को लग रहा है कि ये जो आंसर है ये बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स है, कितनों को लग रहा है? अगर लग रहा है तो मुझे बताना कमेंट करके वैसे ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा क्यों नहीं है बताओ मुझे कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है कि इफ ए इज एन ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, और ये कंडीशन है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं बेटा, ये जो कंडीशन गिवन है पहला कंडीशन, इसको यूज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर a डैश इंटू ए इक्वल्स आई दिया हुआ है, राइट। तो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, यानी हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। LHS में देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, प्रॉपर्टी यूज करते हुए डिटर्मिनेंट की। RHS में तो 1 हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वही होता है जो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट होता है, सो देयरफॉर LHS में हमें मिल जाएगा देखो इस तरीके से, ठीक है। एंड फाइनली वी विल बी हैविंग डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू +-1। इतनी बात क्लियर है सभी को बच्चों, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा क्या है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बच्चों, बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा वही उसके एडजॉइंट का ऑर्डर होगा, या वही मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट के इनवर्स का ऑर्डर होगा। बात समझ आ रही है। सो देयरफॉर 2⁵, राइट, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, देखो इस तरीके से, है ना। ये पूरा एज इट इज जो भी यहां पर लिखा हुआ है 2 के आगे, ये पूरा ये एक मैट्रिक्स है। यहां पर बेसिकली हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि अगर ऐसे लिखा होता है तो ये क्या बनता है कि a⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p। बात समझ आ रही है बच्चों। तो बस इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या बनने वाला है, तो 2⁵ तो आपका 8 हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, तो यहाँ पर अब किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स हम ले रहे होते हैं ना और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये 1 ऐसे करके आ जाता है बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है, डन। अब ऊपर तो 8 है और नीचे एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴ समझे, ऑर्डर -1 n-1, गॉट इट। तो यहां पर 8/+-1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8/1, दैट मीन्स 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना।
कुछ प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी हैं इसमें। चलिए अब इसका एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेंगी बस, और तो कुछ खास है नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 512 का मतलब क्या हुआ, 8 की पावर 3, राइट, करके देख लो मल्टीप्लाई। और 8 का मतलब क्या हुआ, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर ये 9 हो जाएगा इफेक्टिवली, यानी इसे हम लिख देते हैं ऐसे। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस वाले में तो कुछ अब कर नहीं सकते हो, तो log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ 2, और यहाँ पर ये बन जाएगा 3 log ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ 3, और ये बन जाएगा log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ 2, और यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, 9 का मतलब 3 स्क्वायर लिख दिया, log की प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? डन। तो अब यहाँ से हम लोग जैसे ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, देखो इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो ये क्या बनने वाला है, 9 2 ज़ा 18, और ये बनेगा देखो लॉग वाला, log ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ 3 इंटू log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ 2 इंटू 3 टाइम्स log ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ 3। ठीक है, अब लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ y ऑन द बेस ऑफ x। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का अगर आप लोग यहाँ पर यूज करें, तो इस प्रॉपर्टी के यूज से आप देख सकते हैं कि ये जो log वाली जो भी चीजें हमारे क्वेश्चन में आ गई है ना, यानी ये पूरा ब्रैकेट ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर दिस इंटू दिस ये भी 1 होने वाला है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद 18 इंटू 1 माइनस यहाँ पर 3 इंटू 1। ये 3 कहाँ से आया, देखो एक 3 बचा हुआ है ना, ये वाला 3 ये बचा हुआ है ना। ठीक है, तो 18 माइनस 3 बन जाएगा, मीन्स 15 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पर हमें एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और ये डिनोट करता है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल का एरिया पता करना है, यानी एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ पर आई कैप जे कैप और ये के कैप, तो ये बनेगा 1 2 1। इसके बाद ये 1 ये -1 और ये 0। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों, तो ये क्या बनने वाला है, आई कैप और यहाँ से 0 माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो जाएगा, माइनस जे कैप, फिर अगला क्या बनने वाला है 0 -1 इस तरीके से, फिर के कैप, तो फिर ये क्या बनेगा -1 -2 यानी माइनस का 3। तो फाइनली ये बनने वाला है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। तो ये तो हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू मिल गई है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकलने वाला है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी, तो नाउ इट मीन्स हाफ, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये करना है हमें। तो हाफ अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 9, तो क्या बनने वाला है बच्चों, अंडर रूट 11/2। नाउ एरिया है तो यूनिट्स स्क्वायर लिखना मत भूलना। ठीक है, तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन 11 प्रोबेबिलिटी का है। इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट, ये कंडीशन है और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। एक बार इस एक्सप्रेशन को ना ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर P ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F दिया हुआ है, और यहाँ पर P ऑफ E डैश विद रिस्पेक्ट टू F दिया हुआ है। डायरेक्ट आंसर 1 है बच्चों, है ना, है कि नहीं? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर रीजन भी दे देता हूँ, ध्यान से देखना। लॉजिक वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 मार्कर है। तो P ऑफ E अपॉन F मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ऐसे लिखेंगे आप लोग, राइट, है ना। अच्छा, अगले वाला क्या लिखोगे, तो अगले वाले को आप लिखोगे E डैश इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको इवेंट्स बता देता हूँ। E डैश इंटरसेक्शन F ऐसे लिखो, या F इंटरसेक्शन E डैश लिखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसका मतलब F माइनस E होता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ इवेंट्स लिख रहा हूँ, अभी प्रोबेबिलिटी लगा दूंगा इनके आगे जब क्वेश्चन में पहुंचेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है F माइनस E इंटरसेक्शन F। ठीक है बच्चों, अब इन सब चीज़ों को यहाँ पर लेकर आओ। ये पहले वाले में तो एज इट इज़, नो चेंज। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में जो भी चीज़ है ना, उसको हमने देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हुए ऐसा बना लिया है ना। इवेंट की बात हो रही है, तो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, तो P ऑफ F माइनस P ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ठीक है, जैसे ही आप इन्हें ऐड करोगे तो ऊपर बचेगा पी ऑफ एफ, ध्यान से देख लो, और नीचे भी पी ऑफ एफ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आराम से आ जाएगा। ये कैंसिल होके 1 ही तो दे रहा है, जो कि मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 में देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या है बच्चों, तो यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर मान लो मेरे हाथ को आप प्लेन मानो और ये रहा इसका नॉर्मल, और लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो कहने का मतलब लाइन और प्लेन का नॉर्मल दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, यानी दोनों के डी आर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, लाइन का डी आर और प्लेन के नॉर्मल का डी आर। ये रहा प्लेन, इसके नॉर्मल के डी आर क्या बनेंगे, डी आर ऑफ द नॉर्मल्स क्या होंगे, तो नॉर्मल के डी आर्स बनने वाले हैं यहाँ पर 0 0 1। ठीक है, और यही डी आर किसके बनेंगे, तो आपके लाइन के बनेंगे। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना, समझाया मैंने आपको। तो बस इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे ही लिखने जाओगे, वो भी वेक्टर इक्वेशन, तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए यानी पॉइंट वाला, यानी माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स यहाँ पर डी आर्स ऑफ द लाइन लिखते हैं, मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो यहाँ पर हम सिंपली ये लिख देंगे, बस ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक अल्टरनेटिव भी है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो अल्टरनेटिव में हमें क्या बोला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज -1। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो लाइन का इक्वेशन लिख लो आप लोग। तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो x माइनस x1, यहाँ पर y माइनस y1 और यहाँ पर z माइनस z1, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो डी आर्स ऑफ द लाइन लिखेंगे। तो डी आर्स क्या आने वाला है, तो 5 माइनस 2 यानी 3, 1 माइनस 2 यानी -1, -2 -1 यानी -3। यहाँ पर लिख लो बच्चों 3 -1 -3। ठीक है, अब इसे लेमडा बोल दो। यहाँ पर तुम जैसे ही रैंडम पॉइंट लिखोगे ना, तो रैंडम पॉइंट क्या आने वाला है लाइन का, तो रैंडम पॉइंट आपको मिलने वाला है 3 लेमडा प्लस 5, फिर आपको मिलेगा माइनस लेमडा प्लस 1, फिर आपको मिलेगा -3 लेमडा -2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाले लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिसका जेड कोऑर्डिनेट अगर -1 हो, तो वो जो पॉइंट होगा वो बेसिकली रैंडम पॉइंट से ही तो बन सकता है लेमडा की डिफरेंट वैल्यू के लिए, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, -3 लेमडा -2 को -1 के इक्वल रख देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट हमें मिल जाएंगे अगर हम यहाँ पर लेमडा की डिफरेंट वैल्यू पुट करें। तो इन सभी पॉइंट्स में से लेमडा की एक स्पेशल वैल्यू के लिए एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका जेड कोऑर्डिनेट -1 है। तो हमने भी वही काम किया। अब लेमडा की वो स्पेशल वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू गिव अस -3 लेमडा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 3 लेमडा विल बी इक्वल टू -1। मैंने 3 लेमडा जानबूझ के निकाला है क्योंकि हमसे पूछा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट। और एक बार ध्यान से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट रैंडम पॉइंट में है 3 लेमडा प्लस 5। तो 3 लेमडा की वैल्यू मैंने निकाल ली है ऑलरेडी, -1। तो 5 - 1 दैट इज 4। नाउ दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आई आप लोगों को बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 होने के बाद क्वेश्चन 13 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 13 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से होंगे ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ये सबसे पहला पॉसिबल ऑर्डर होगा ये वाला, है ना। उसके बाद अगला पॉसिबल ऑर्डर होगा ये वाला, फिर आपका ये वाला हो सकता है, फिर आपका ये वाला हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर, फिर ये पॉसिबल ऑर्डर और फिर ये पॉसिबल ऑर्डर। तो एक बार काउंट कर लो बच्चों कि कितने डिफरेंट ऑर्डर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि आपको एक रिलेशन दिया हुआ है विच कंटेन्स दिस ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो फिर कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। रिलेशन में देखो, आपको सिमेट्री के बारे में पता हो कि अगर a कोमा बी किसी रिलेशन में प्रेजेंट होता है तो इट मस्ट इम्प्लाई कि b कोमा ए भी प्रेजेंट हो। ये तो बात हो गई। तो हमारे वाले रिलेशन में जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी a1 कोमा a2 प्रेजेंट है, देयरफॉर a2 कोमा a1 भी प्रेजेंट होना चाहिए हमारे रिलेशन में ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। तो बस ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 14 का।
बात खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 14th हो गया तो क्वेश्चन 15 को भी देख लेते हैं। तो 15th क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 0 तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहली बात, जब किसी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर बी पे आप निकालते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक्स में देखेंगे तो फॉर्मूला आपको इस तरीके से मिलेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर पूरे के नीचे इस तरीके से लिखते हैं। इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया है मॉडिफाई करके। कैसे? तो एक बार ध्यान से देखना बच्चों, क्या इसे ऐसे लिखना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो इसको हम अगर किसी कांस्टेंट के इक्वल यानी के इक्वल रख दें तो अगर आपको ध्यान हो वेक्टर ए डॉट के टाइम्स वेक्टर बी लिखो या के टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो, है ना, ये सब सेम ही तो होता है। यानी देखो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, ये तीनों बातें सेम है बच्चों, ठीक है। तो बस इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है इसको अगर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, जो कि ये कांस्टेंट ही है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसको मैंने वेक्टर बी के साथ में लगा दिया। और जैसे ही वेक्टर बी के साथ में लगाया तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बच्चों? तो ये तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर बन गया, है कि नहीं। तो बस ये फॉर्मूला सिंपल बन गया जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0 दे रखी है। अब यहाँ से जैसे ही हम ए डॉट बी कैप करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई कैप माइनस 2जे कैप प्लस 3k कैप डॉट बी कैप। बी कैप के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 2i कैप प्लस जे कैप वाला तो है नहीं, यानी ऐसे आ जाएगा और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर वाले का तो काम खत्म हो जाएगा। न्यूमरेटर में आई कैप और डॉट 2i कैप यानी 2 बनेगा, जे कैप वाला है नहीं, प्लस 3 लेमडा, ठीक है, इक्वल्स 0। तो यहाँ से लेमडा निकालना था आपको, दैट विल बी -2/3। तो -2/3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 में हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। बेसिकली यहाँ पर जैसे ही आप लिमिट पे फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि इवन ऑड फंक्शन वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसका एक नाम था, किंग रूल था या क्वींस रूल था, बताना मुझे कमेंट करके। जिन बच्चों को नहीं पता है बेसिकली आप जाके डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो हमारे इस चैनल पे। लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग ना एज्यूम कर लेंगे कि मान लो ये एफ एक्स है, तो 1/x² इंटू टेंजेंट ऑफ 1/x, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x की जगह -x डाल के एक बार वेरीफाई करते हैं कि हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। x की जगह -x, ये ध्यान रखना। तो ये बाहर 1/x² ही रहेगा, लेकिन यहां पर टेंजेंट ऑफ -θ वाला फॉर्मूला यूज करते हुए ये बनेगा टेंजेंट ऑफ 1/x और बाहर एक नेगेटिव, तो यहां ब्रैकेट लगा दो ऐसे। तो फाइनली वी कैन ऑब्जर्व दैट इट इज कमिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड देयरफॉर वी कैन से इट इज माइनस ऑफ fx, यानी क्या मिला? f ऑफ -x इज माइनस ऑफ fx। तो f आपका ऑड फंक्शन हो गया बच्चों, बात ध्यान रहेगी, f आपका ऑड फंक्शन हो गया। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि -a से a में fx dx का आंसर 0 आएगा इफ f इज ऑड फंक्शन, ठीक है। और अगर यहां पर f इवन होगा तो आंसर देखो इस तरीके से हो जाता है, आंसर इस तरीके से हो जाता है इफ f इज इवन फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास तो ऑड फंक्शन वाला केस है, सो देयरफॉर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0, मैंने टॉप में ही लिख दिया, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ द पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट ऑफ PTS 2, ठीक है। इसके अलावा पार्ट ए सेक्शन सेकंड यानी केस स्टडी क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एंड टर्न ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन। सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। इससे क्या होगा, जब भी मैं अपडेट्स करूंगा चैनल पे, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप मिस नहीं करेंगे कोई भी लेक्चर। चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।